तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे उसको अप्लाई करा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, नाम है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भैया होता क्या है, तो उसके बारे में अगर जानना हो तो आपने 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा उसको। अगर यूपी बोर्ड वाले जानते हो, उसको निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, एंड सीबीएसई वाले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही पढ़े होंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर होता क्या है तो उसकी बात करी जाए तो भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, आपके पास में देखो, आप ज्यादातर केसेस में फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ो, चाहे कोई सा भी फिजिक्स पढ़ो, तो आप 2 डायमेंशन पढ़ते हो, 3 डायमेंशन पढ़ते हो, 4 डायमेंशन पढ़ते हो। फिलहाल तो आपको 2 और 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, मतलब इस स्पेस में, अब ये स्पेस होता है वो आपका 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पेस में चाहे वो 2 डायमेंशन का हो, चाहे वो 3 डायमेंशन का हो, तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करा जाता है उसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए किसी स्पेस में जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करा जाता है उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये दिखता कैसा है, तो सिंपल सा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सिंपल जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हो ना, बस वही होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, अगर 3D की बात करी जाए तो 3D में जानते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स, वाई एंड जेड, एंड दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, ये होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताऊं तो लेट से आप कह सकते हो कि सपोज आपके पास में एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, जो कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस में रखा गया है। तो भैया हो जाएगा आराम से। इसका पोजीशन बताना हो तो सिंपल ओरिजिन से इसके डिस्टेंस को मिला लो, मिला के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लो, काम हो जाएगा आपका आराम से। तो किसी भी स्पेस में, ठीक है, चाहे वो 2 डायमेंशन का हो चाहे 3 डायमेंशन का हो, अगर आपको किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना हो कि वो ऑब्जेक्ट उस डायमेंशन में किधर पे रखा है, ठीक है, तो वो बताने के लिए जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको आप ज्यादातर केसेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से शो आउट करते हो। स्फेरिकल भी कर सकते हो, सिलेंड्रिकल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिधर जैसा डिमांड वैसी सप्लाई करना है ना, डिमांड एंड सप्लाई। तो इधर के केसेस में आपको फिलहाल ये याद रखना है कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करना है। एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज करो आपके पास में एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सा पॉइंट को लिखो एंड उसका ओरिजिन से उसको मिलाओ, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करो, पोजीशन वेक्टर उसकी पोजीशन को बता देगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज अ वेल, या फिर कैसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज ए वेल डिफाइंड, ए वेल डिफाइंड coordinate system, a well defined coordinate system which describe, which describes the position of a particle, the position of, position of a particle। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जिस वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हो या उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कह सकते हो इन 2 और 3 डायमेंशनल, 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस, चाहे वो 2 डायमेंशन हो चाहे 3 डायमेंशन हो, जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करोगे आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सपोज करो हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दूसरी बात, ये कितने टाइप का होता है, तो भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है इनर्शियल, फर्स्ट होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये 2 टाइप का होता है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उसकी बात करें तो देखो, दोनों सिंपल सा, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा उसको आप बोलोगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको आप बोलोगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
ठीक है। अब उसमें करते कैसे वो बताता हूँ, चलो इसको नोट कर लेना, तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगली जो टॉपिक रहेगी उसका नाम है फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है अगला। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो गया कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, विच फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है भैया उसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको कौन सा वाला अप्लाई करना है, तो ज्यादातर केस में ना फर्स्ट एंड सेकंड अप्लाई होता है। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ को कैसे फॉलो करेगा नहीं करेगा तो कैसे बताओगे, तो इस वाले केस में क्या होता है, जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करी जाती है तो एक रेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करी जाती है। ठीक है, इसमें रेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करी जाती है, रेस्ट पार्टिकल की बात करी जाती है। ठीक है, रेस्ट ऑब्जेक्ट ले लो चाहे रेस्ट पार्टिकल ले लो, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब भी आएगा तो भैया हमेशा आप रेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हो। मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है मूविंग पोजीशन में, एक ऑब्जेक्ट होता है रेस्ट पोजीशन में। तो जब भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करी जाएगी तो फर्स्ट थिंग याद रखना, आप रेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हो। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चलोगे और रेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर चल नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी आपको मिलेगी कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा जाता है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखते हैं जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं कर फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दूसरी बात सुनो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, कैसे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लो डीवी डिवाइड बाई डी करके, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट करोगे, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है भैया तो फोर्स जो भी अप्लाई करोगे वो भी तो आपका कांस्टेंट ही आएगा, जो भी फोर्स अप्लाई करोगे वो भी कांस्टेंट आएगा। मतलब एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करोगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर ऐसा कर लो, फोर्स कांस्टेंट मतलब फोर्स अप्लाई ही नहीं करा आपने। कांस्टेंट फोर्स का मतलब ही ये होता है कि आपने फोर्स अप्लाई ही नहीं करा। मतलब क्या क्या पता चल गया आपको, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चलोगे तो फोर्स कांस्टेंट चलेगा, मतलब आप ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। एंड सेकंड, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट टर्म में चलेगी। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करो ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, ठीक है, इस रोड पे एक बस जा रही है, बस बनाते हैं, बन जाना भैया, एक बस बनाते हैं, ठीक है, चलो ये बस इधर की तरफ मूव कर रही है, आगे की तरफ। अब जा रही है, एक लड़का इधर पे खड़ा होके उसको देख रहा है। ठीक है, लड़का आपका रेस्ट पोजीशन पे ये खड़ा होके इस बस को देख रहा है। तो जब ये लड़का रेस्ट पोजीशन पे और इस जाती हुई बस को देखेगा तो कैसा दिखेगा, लड़का तो रेस्ट पोजीशन पे ऑलरेडी खड़ा है, खड़े को देखेगा तो उसको यही दिखेगा कि बस आपकी आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इसी को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी को बोला जाता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, तो लड़का रेस्ट पोजीशन पे खड़ा है, क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे खड़ा होकर सामने वाली ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो मूविंग पोजीशन पे उसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में, ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होगा, बाकी चीजें मूविंग पोजीशन में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगली बात सुनो, तो ये तो पता चल गया। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो भैया ये रोड के हिसाब से आप देख के बता रहे हो इस बस को कि बस आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये रोड और इस पर्सन को देख के बताओगे, ये पूरा सिस्टम जो हमने बनाया, एक रोड है, एक बस जा रही है और ये लड़का खड़ा होकर देख रहा है, तो उस पूरे सिस्टम को बोला जाएगा दिस इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
कि ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट पोजीशन पे, बाकी सारी चीजें अगर मूविंग पोजीशन पे है, चाहे रेस्ट पोजीशन पे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में आपको क्या मिलेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा, रेस्ट पोजीशन पे पार्टिकल देखने को मिलेगा, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन भी उसका कांस्टेंट दिखेगा, ठीक है। एंड उस केस में आपको फोर्स की वैल्यू भी कांस्टेंट मिलेगी, मतलब फोर्स नॉट अप्लाइड, ठीक है, कह सकते हो कि फोर्स नॉट अप्लाइड, ठीक है। ये होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगली बात करी जाए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो वो क्या होता है भैया, ठीक इसका उल्टा कर दो, ठीक है। अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए तो इसी का उल्टा कर दो, वो हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड वाला है, ठीक है। तो दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच डज नॉट फॉलो, ठीक है, विच डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा भैया, आप उसको बोलोगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता तो जाहिर सी बात है उसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं मिलेगा, तो आपको एक कोई ना कोई तो फोर्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस केस में आपको फोर्स की एक वैल्यू मिलती है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात, इसमें पार्टिकल आपको मूविंग पोजीशन पे दिखेगा, मूविंग पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी वाली, पहले तो फोर्स आपको अप्लाइड मिलेगा, कोई ना कोई तो फोर्स आप अप्लाई करोगे। दूसरी बात, इस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूविंग पार्टिकल के ऊपर चर्चा करी जाती है कि पार्टिकल जब मूव करता है तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार होता है उसको बोलते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अगली बात, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है, इसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिफाइन करा जाता है, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करा जाता है, जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फॉर्म में होता है। कहा जाता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फॉर्म में होता है, मतलब उसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिफाइन करा जाता है, एंड फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। अगली बात सुनना, अब इसी एग्जांपल में देखा जाए तो जैसे अब मान के चलो, देखो पहले क्या था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे था, आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिला था। अब ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, या फिर ऐसा देखो, ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे, सपोज ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे, इसको उल्टा करके देखो, बस में बैठा वाला कोई इंसान अगर इस ऑब्जेक्ट को देखे, इस लड़के को देखे, बस चल रही है आगे की तरफ, और इस वो लड़के को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, लड़का पीछे जा रहा है, बस आगे जा रही है। मतलब बस में बैठा इंसान अगर पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देखता है ना, आपने फील करा होगा, बहुत बारी फील करा होगा किसी गाड़ी में बैठ के, अब आगे चलते जाओ तो आपको लगेगा पीछे वाली जो भी साइड वाली चीजें वो पीछे की तरफ जा रही है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे चलती जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जा रही है तो वैसे भी जा रही है, और अगर रेस्ट पे तो भी वो जाते हुए पीछे दिखाई देता है, उसको रिलेटिव मोशन भी कहते हैं, उस चीज को ना रिलेटिव मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये बस वाला इंसान इस लड़के को दिखेगा तो उसको ऐसा फील होगा कि ये लड़का इस साइड पे आगे की तरफ मूव कर रहा है, एक्चुअली में क्या है वो लड़का खड़ा ही है, पर बस की मूविंग पोजीशन की वजह से उसको ऐसा दिखेगा कि लड़का भी आगे की तरफ मूव करता है, तो उसको रिलेटिव मोशन भी कहते हैं। एंड इस पूरे सिस्टम को फिर बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आप इस मूविंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से किसी रेस्ट पर्सन को देखते हो, चाहे रेस्ट पर्सन को देखो चाहे वेलोसिटी वाले पर्सन को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लड़का रेस्ट पे हो चाहे मूव कर रहा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो, या फिर ऐसा ही कह लो लड़के को मूव करा लो, तो अगर लड़के को मूव कराते हो कि लड़का आगे की साइड पे जा रहा है, तो भी बस आपको पीछे की साइड पे मूव करती हुई, क्योंकि बस ऑलरेडी पीछे मूव कर रही थी, है ना। तब भी आपको दोनों चीजें आपको मोशन के फॉर्म में देखेंगे, पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका मूविंग पोजीशन में होना चाहिए, सेकंड जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करते हो वो आपका ज्यादातर केसेस में रेस्ट पोजीशन पे होता है। तो इसी एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको कि सपोज आपकी ये बस आगे की तरफ मूव कर रही है, जो कि मोशन पोजीशन में हो गया। दूसरी बात, ये लड़का रेस्ट पोजीशन पे, तो ये बस वाला कोई पर्सन अगर इस लड़के को देखेगा तो उसको लगेगा कि लड़का पीछे की साइड पे मूव कर रहा है, मतलब बस के अपोजिट साइड में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को फिर आप बोलोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप इस बस को रेफरेंस मान के चलते हो, अब समझ में आया, किस चीज को रेफरेंस मान के देख रहे हो वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर रेस्ट वाली चीज को रेफरेंस मान के देख रहे हो तो भैया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
मूविंग वाले ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान के देख रहे हो तो भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे इसको हमने रेफरेंस माना था जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो हमको मिला था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमने बस को रेफरेंस मान लिया कि बस के हिसाब से हम देखेंगे लड़का क्या कर रहा है, तो भैया लड़का तो पीछे मूव कर रहा है बस के हिसाब से, एक्चुअल में नहीं कर रहा है पर वो लगता है वैसा, तो उसको बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जब ये ऐसा लगता है ना, तो उस टाइम पे एक फोर्स अज्यूम करा जाता है, अ फोर्स अज्यूम। ठीक है, उस टाइम पे ना एक फोर्स भी अज्यूम करा जाता है जिसको कहा जाता है स्यूडो फोर्स। ठीक है, उसको कहा जाता है स्यूडो फोर्स। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चलते हैं, एक तो आपको वो फोर्स मिलेगा जो अप्लाई करना था, जो कि अप्लाई होता है, एंड एक ऐसा फोर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि एक्चुअल में तो लग नहीं रहा था, जिसकी वजह से फिर भी ऑब्जेक्ट आपको मूविंग पोजीशन में दिखाई दे रहा है, तो उस फोर्स को कहा जाता है स्यूडो फोर्स, जो कि एज्यूम्ड होता है, लिखा है, जो कि इमेजिनरी कह सकते हो, इमेजिनरी होता है, एज्यूम करा जाता है कि ऐसा कोई फोर्स लग रहा है। एंड ये स्यूडो फोर्स जो होता है ना भैया, ये दो टाइप का दिखता है उसमें, मतलब जो फोर्स इसमें एज्यूम करा जाता है स्यूडो फोर्स, वो दो टाइप का दिखता है। कौन कौन सा? एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल, एंड एक मिलेगा आपको कोरियोलिस, कोरियोलिस फोर्स। ये दो फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओगे, मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को देखोगे, तो ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में देखने की वजह से एक फोर्स एज्यूम करा जाएगा, उस फोर्स को कहोगे आप स्यूडो फोर्स है भैया वो। एंड उस फोर्स को दो टर्म्स में डिवाइड करा जाता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल एंड एक होता है कोरियोलिस फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस क्या होता है, उसके बारे में डिफाइन करना हो तो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस क्या होता है। अपने सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हो? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करी जाए, सेंट्रीपिटल, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें भैया, तो ये क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा फोर्स जिस किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर मोशन करवाए, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में चलने के लिए जो फोर्स अप्लाई करा जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स करता है क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच के रखता है ताकि वो गोल गोल घूम सके। जैसे आपने रस्सी बांध के किसी पत्थर पे रस्सी बांध के घुमाए वैसे गोल गोल करके, जब उसको घुमाते हो तो अगर स्पीड बढ़ाते जाओ और एक कांस्टेंट टर्म से घुमाते रहते हो, तो पत्थर आपका गोल गोल घूमता रहता है ना? तो वो गोल गोल घूमने के लिए उसको एक फोर्स टेंशन मिलता है, रस्सी को खींचना पड़ता है, रस्सी में टेंशन आना पड़ता है, क्योंकि रस्सी अगर टाइट नहीं रहेगी तो वो गोल गोल घूमेगा नहीं, रस्सी अगर ढीली रहती है तो गिर जाता है पत्थर, अगर रस्सी टाइट रहती है तो गोल गोल घुमाओ तो आराम से घूमता रहता है। तो रस्सी को टेंशन मिलने के लिए तो एक फोर्स चाहिए होता है, वही फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, सेंटर की तरफ एक ऐसा फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से वो पत्थर गोल गोल घूमता रहता है। इन केस अर्थ को देख लो, अर्थ को देखो, अर्थ आपका सन के अराउंड गोल गोल घूमता रहता है, छोड़ के क्यों नहीं चला जाता है उसको? तो जाहिर सी बात है, आप यही एग्जांपल दोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टिका हुआ है। तो भैया अर्थ को सन के अराउंड गोल गोल घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा, मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है ताकि वो उसके सेंटर से बंधा हुआ रहे, दूर ना भाग जाए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको ग्रेविटेशनल फोर्स देके जाता है, जिसकी वजह से आपका जो अर्थ है भैया, ये सपोज करो ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ इसके साइड पे गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के लिए इसको एक गोल गोल घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इस अर्थ को घूमने के लिए फोर्स अप्लाई करता है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर फॉर्मूला की बात करी जाए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² डिवाइड बाई आर, mv डिवाइड बाई आर स्क्वायर। चलो mv² डिवाइड बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, mv² डिवाइड बाई आर करके ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप जानते ही हो कि उसका वैल्यू क्या होता है। तो इस अर्थ को इसमें गोल गोल घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है, ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको मिल जाता है, इसलिए अर्थ उसको छोड़ के नहीं जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये अर्थ चाहे तो इसको छोड़ के बाहर भी जा सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकना तो। चलो, तो ठीक है, अब अगली बात करते हैं
कि ये जो आपका अर्थ है, ये अर्थ आपका इसमें गोल-गोल घूमना भी चाहता है और वो बाहर भी जाना चाहता है, ठीक है? अब बाहर जाने के लिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बांध के रखा हुआ था, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। एंड बाहर जाने के लिए भी उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, मतलब वो दिखता नहीं है, पर ये अर्थ बाहर भी जाना चाहता है। अगर ये बाय द वे सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, तो ये अर्थ क्या करेगा, इसके ऑर्बिट से छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो अर्थ जब बाहर चला जाएगा, तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स तो अप्लाई होगा ही। तो वो फोर्स को कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? उस फोर्स को नाम दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब जब अर्थ आपका बाहर जाना चाहता है, ठीक है, अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जाना चाहता है, तो जो फोर्स अप्लाई होता है उस टाइम पे, तो जो फोर्स मिलता है बाहर जाने के लिए, जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब अंदर रुकने के लिए, मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और बाहर जाने के लिए भी एक फोर्स अप्लाइड होता है जो कि दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब एक, क्योंकि फिलहाल तो एज्यूम फोर्स है, तो जाहिर सी बात है उसको मानना ही पड़ेगा, तो वो भी आपका एक, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखता नहीं है, उसको एज्यूम करा जाता है कि बाहर जाने के लिए भी एक फोर्स अप्लाइड होता है जिसको आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड एक चीज और, ये अर्थ जो है आपका, ये अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता भी है ना? अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता भी है। तो अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता है, तो वहां पे भी एक फोर्स एज्यूम करा जाता है। जब वो एक्सिस पे गोल गोल रोटेट करता है ना, तो एक्सिस पे रोटेशन के लिए भी एक फोर्स अप्लाइड होता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है? मतलब एक्सिस पे रोटेशन के लिए जो फोर्स एज्यूम करा जाता है उसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। अर्थ मतलब ऑब्जेक्ट को अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर जाने के लिए जो फोर्स अप्लाइड होना चाहिए, जो कि एज्यूम करा जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑब्जेक्ट को अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूमने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाइड होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mv² डिवाइड बाई आर करके, ठीक है? एंड बाकी चीजें तो हो गई, ठीक है? तो लास्ट में, तो अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? तो इसका जो टोटल फोर्स निकालोगे, एक तो फोर्स ये अप्लाइड हुआ था एफ वाला, ठीक है, एफ टोटल निकाल रहे हैं, तो एक तो एफ वाला मिलेगा और एक मिलेगा एफ डैश करके, जो कि इमेजिनरी फोर्स होता है। एफ डैश वाला आपका इमेजिनरी फोर्स मतलब स्यूडो फोर्स होता है, जिसको आप एफ नॉट से दिखाओगे, ठीक है? एफ नॉट से दिखाओ स्यूडो फोर्स को, ठीक है? तो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो फोर्सेस मिलेंगे, एक तो जो रियल होगा जिसको मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हो, एक इमेजिनरी होगा जिसको आप बोलोगे स्यूडो फोर्स बोलोगे, ठीक है? तो इस तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी डिफाइन करा जाता है। मतलब उसमें क्या-क्या चीजें डिफाइन करी जाती हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब स्यूडो फोर्स डिफाइन करा जाता है, ठीक है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिफाइन करा जाता है कि इसमें वेलोसिटी, या फिर कहते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है? एंड ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है? तो ये था आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो भैया आप कमेंट कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए